गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लेफ्टिनेंट श्वेता गोस्वामी बीए बीएड सेकेंड ईयर की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग दिल्ली सल्तनत और दिल्ली साम्राज्य के बाद में एक नए युग का के बारे में, इतिहास के बारे में जानते हैं, जिसे हम मुगल काल के नाम से जानते हैं। मुगल काल में हम लोगों ने देखा कि कैसे पानीपत का थर्ड बैटल हुआ। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसे बाबर ने हराया। और उसके बाद में हम लोग एक पूरी की पूरी डेस्टिनी देखते हैं मुगलों की कि किस तरह से बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये जो 6 हमारे मेन जो मुगल बादशाह थे उनके बारे में हम लोगों ने बताया कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए। उसके बीच में हमने एक सूर्यवंश की भी नींव देखी, शेरशाह सूरी का भी साम्राज्य देखा। आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा मुगल केंद्रीय प्रशासन, यानी कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल केंद्रीय प्रशासन में वो चीज़ें आएगी जो मुगल काल में अलग अलग बादशाहों ने अपने टाइम में, सुल्तानों ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ में अपने प्रशासन को सुदृढ़ अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने फॉलो अप की थी। ओके, तो टॉपिक है हमारा मुगल केंद्रीय प्रशासन। इसमें फैक्ट टू फैक्ट आपको समझना है। उसके अलावा आपको जब भी पूछा जाए कि मुगल केंद्रीय प्रशासन के बारे में लिखिए, तो आपको जो पोस्ट थी, जो कार्य होते थे, उन सब का नाम एज इट इज याद रखना है। ओके, तो केंद्रीय प्रशासन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट जो था वो था वकील सल्तनत या प्रधानमंत्री। ये वह होता था जो सम्राट को सलाह देने के साथ साथ में प्रशासन के सभी विभागों का निरीक्षण यानी सुपरवाइज करने का कार्य करता था। जैसे मैंने आपको क्लास में बोला था कि जब हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो उसमें एज इट इज आपको पोस्ट का नाम याद रखना है, उनके कार्यों का नाम याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता था इसे वकील ए सल्तनत, और आज का हम प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। ये सम्राट को क्या करता है, फर्स्ट एडवाइजरी जो पर्सन होता था वह होता था, सम्राट को सलाह देने का काम करता था, सभी विभागों का, सभी डिपार्टमेंट्स का सुपरवाइज करता था। और वकील को वजीर आला या वकील मुतलक के नाम से भी जाना जाता था। ये नाम पॉइंट आपको याद रखना कि वकील को उस टाइम में, आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि मुगल कालीन जो केंद्रीय भाषा थी, जो उनकी एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑफिशियल भाषा थी, तो वो कौन सी थी। लैंग्वेज की बात करें तो वो भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी बच्चों, फारसी भाषा। तो इनके जितने भी कार्य होते थे वो कौन से उसमें होते थे, फारसी भाषा में। 1 सेकेंड, फारसी भाषा में। ठीक है, तो फारसी लैंग्वेज में ही इनका सभी ऑफिशियल फरमान जो है जारी किए हुआ करते थे। केंद्रीय प्रशासन में सबसे ऊपर होता था बादशाह। आपको इस तरह से समझना है कि सबसे ऊपर कौन होता था, बादशाह। ठीक है, सबसे ऊपर बादशाह। बादशाह के बाद में सेकंड जो पोस्ट आती थी वो होती थी वजीर आला या वकील ए सल्तनत। ये आज के प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता था, और ये हर तरीके से इसकी ड्यूटी जो है वो किसके प्रति होती थी, बादशाह के प्रति। तो वकील या प्रधानमंत्री कौन होता था, पहला पॉइंट वह जो सम्राट को सलाह देता था। दूसरा, प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करता था, कंट्रोल उसी के हाथ में था। तीसरा, इसको वजीर आला या वकील मुतलक के नाम से जाना जाता था। और राजस्व व वित्तीय मामलों पर इसका क्या होता था, एकाधिकार। तो ये 4 पॉइंट आपको पहले पोस्ट पे याद रखना है। सेकेंड है आपका दीवाने कुल। दीवाने कुल कौन होता था, जैसे ये पद जो है अकबर द्वारा वकील पद को समाप्त कर स्थापित पद था, जो कि वित्त व राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। अब अकबर ने अपने टाइम पीरियड में, ये याद रखना कि अकबर ने अपने टाइम पीरियड में ये जो वकील सल्तनत होता था इसकी पोस्ट को ख़त्म क्यों किया। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि जब अकबर बादशाह बनता है उस टाइम में ये जो पोस्ट है किसके हाथों में होती है, बैरम खां के हाथ में। किसके हाथ में होती है, बैरम खां। और बैरम खां की तरह अगर कोई व्यक्ति आकर कहीं सम्राट के लिए या बादशाह के लिए खतरा ना बन जाए, इसी वजह से, क्योंकि आप देख सकते हो जिस तरह से मेन सलाहकार हर डिपार्टमेंट कंट्रोल में, राजस्व और वित्तीय मामलों पर एकाधिकार, तो ये कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा वर्चस्व वाला पोस्ट था, और वर्चस्व होने के साथ साथ जब इतने ज़्यादा अधिकार आपके हाथों में आ जाते हैं तो कहीं आप बादशाह को कोई नुकसान ना दे। इसी वजह से अकबर ने इसके बैरम खां की मृत्यु के बाद इस पोस्ट को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, और दीवाने कुल नामक एक नई पोस्ट का इजाफा किया। इसकी सहायता हेतु दीवाने खालसा, दीवाने तन और मुस्तौफी होते थे, ये पोस्ट होती थी। ओके, तीसरी पोस्ट आपको समझना, मीर बख्शी और सेनापति। हिंदी में इसको सेनापति बोलते हैं, इन फारसी इट इज मीर बख्शी। मीर बख्शी जो होता था वो होता था मिलिट्री चीफ, यानी कि मिलिट्री कमांडर। मुगल काल में सैनिक विभाग के मुखिया को मीर बख्शी कहा जाता था, और ये एक तरह से आज का मिलिट्री कमांडर या सेनापति हुआ करता था।
नेक्स्ट हम देखते हैं मीर ए समा। चौथी पोस्ट का क्या नाम है? मीर ए समा। इस पोस्ट का नाम एक तरह से आप समझ सकते हो कि इस पोस्ट में होता क्या था। जैसे आपको बहुत सिंपल सा है, बादशाह के घरेलू व व्यक्तिगत मामलों का प्रधान, या घरेलू यानी कि बादशाह की फैमिली में क्या हो रहा है, राजकुमार युवराज को किस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ों का जो भी देखता था उसको नाम क्या होता था? मीर ए समा, बादशाह के घरेलू व व्यक्तिगत मामलों का प्रधान। नेक्स्ट फिफ्थ पोस्ट जो होती थी केंद्रीय प्रशासन में, दैट इज सद्र उस शूद्र। ये नाम आपको याद रखना है। यह दान संपत्ति का निर्णायक, निरीक्षण और सम्राट का धार्मिक सलाहकार होता था। कौन? सद्र उस शूद्र। यानी कि आप सोच सकते हो कि ये मुस्लिम उलेमास होते थे, उस पोस्ट को बोला जाता था सद्र उस शूद्र। छात्रवृत्तियों का निर्धारण करना, शिक्षण संस्थानों को भूमि दान करना, दान पुण्य की व्यवस्था करना इसका प्रमुख कर्तव्य होता था। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि धार्मिक मामलों से रिलेटेड जो लोग होते थे उसको क्या बोला जाता था? सद्र उस शूद्र। सिक्स्थ पोस्ट जो होती थी केंद्रीय प्रशासन में, उसका नाम होता था काजी उल कुजात। यानी कि यह प्रधान काजी था और यह न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ओके देखो बच्चों, जब अपन मुगल काल के केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो फर्स्ट आपको याद रखना है पोस्ट और उसके कार्य। ओके, मीर ए आतिरा, ये कौन होता था? मीर ए आतिश होता था, वैसे आतिरा नहीं है, मीर ए आतिश। आतिश का मतलब आपको अच्छे से पता है, आतिशबाजी है ना, बम। तो तोप खाने का जो अधीक्षक होता था उसको क्या बोला जाता था? मीर ए आतिश। नेक्स्ट पोस्ट जो होती थी वो होती थी मुहतसिब। मुहतसिब कौन होता था? इनका प्रमुख कार्य शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वालों को रोकना तथा प्रजा के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना। वैसे ये दिल्ली सल्तनत में ही इजाफा हुआ था। इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत में, हमने पढ़ा था, गुलाम वंश का एक सुल्तान, फेमस सुल्तान, जिसे वास्तविक निर्माता बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का, उसी व्यक्ति ने ये किया था। मुहतसिब यानी कि शरीयत क्या होती है? देखो बच्चों, शरीयत यानी कि इस्लाम धर्म। हम जब भी दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, कौन से धर्म की बात करते हैं? दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, उसमें एक धर्म है इस्लाम धर्म। कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म, ठीक है। और ये टाइमिंग पीरियड कब से शुरू हुआ? 1206 से लेकर टिल दैट हम लोग आज़ाद नहीं हुए। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मोटा मोटा अगर लेके चले तो 1857 की क्रांति हुई, लास्ट बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद में हमारे ऊपर वैसे भी ब्रिटिश क्राउन का राज्य स्थापित हो गया। तो 1206 से अगर मिड टाइम निकाले हम लोग तो 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहा और 1526 से 1857 तक आपका मुगल एम्पायर रहा। ओके, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस टाइम पीरियड में एक जो कॉमन फैक्टर था, ठीक है, आप देखते हो 1206 से 1526 तक आप लोग 5 डायनेस्टी को पढ़ते हो। फर्स्ट वन इज आपका गुलाम वंश, ये पढ़ चुके हो आप, मैंने अच्छे से पढ़ा है आपको। खिलजी, तीसरा तुगलक, फिर सैयद, देन लोधी, फिर मुगल शुरू हो गए, बाबर आ गया, पानीपत की लड़ाई हुई। ये मैंने आपको एक नहीं दो नहीं बहुत बार बताया, ठीक है। इन सब में भले दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1857 तक रखो, इसमें मेन फैक्टर जो था वो कौन सा धर्म था? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के प्रणेता आपको अच्छे से पता है कौन है? मोहम्मद पैगंबर साहब। और जब हम मोहम्मद पैगंबर साहब की बात करते तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने हर साम्राज्य के नेता यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं सुल्तान, राजा, उनके लिए कुछ नियम एंड कानून बनाए हैं। उन्हें ही इस्लाम धर्म में बोला जाता है शरीयत। क्या बोला जाता है? यानी कि शरीयत अनुसार, यानी कि इस्लामिक धार्मिक जो कानून होते हैं, इस्लाम धार्मिक कानून जो कि कुरान ए शरीफ जैसी पवित्र पुस्तक में अंकित है। इस्लाम धार्मिक रूल्स यानी कि इस्लाम धार्मिक कानून बोल सकते हो, नियम है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? शरीयत। के विरुद्ध कार्य करने वाले को रोकना तथा प्रजा के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना, ये किसका काम था? मुहतसिब का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीर ए समा। मीर ए समा कौन होता था? बादशाह के घरेलू व्यक्तित्व। ओके, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट, प्रांतीय प्रशासन। आई होप केंद्रीय प्रशासन आपको समझ में आ गया होगा। केंद्रीय प्रशासन में मेन क्या होता था? ये चीज भी आपको याद रखनी कि मुगल काल में जो केंद्र था, देखो सरकार थी, प्रांत थे, सूबे थे, उस टाइम सूबा हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि केंद्रीय प्रशासन की सबसे सर्वोच्च इकाई बादशाह। सभी ऑफिशियल नोटिस किस में निकलते थे? फारसी भाषा में। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट पोस्ट होती थी वकील या प्रधानमंत्री, दीवाने कुल, मीर बख्शी, फिर मीर समा, सद्र उस शूद्र, काजी उल कुजात, मीर आतिश एंड मुहतसिब। ये सारे केंद्र प्रशासन की क्या हुआ करती थी? इकाइयां। अब बात करते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था की। किसकी? मुगल कालीन प्रांतीय शासन व्यवस्था की।
अगर मुगल कालीन प्रांतीय शासन व्यवस्था की बात करें तो आपको जैसे पता है कि बाबर और हुमायूं के शासन काल में शासन की प्रांतीय व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई। देखो इसका रीजन क्या था कि बाबर 1526 में एंट्री करता है इंडिया में, 1526 बैटल ऑफ पानीपत है ना, और 1526 से लेकर 1530 तक राज किसका रहता है? बाबर का। 1536 से लेकर 1530 तक, 26 से 30 तक किसका राज रहता है? बाबर का। ठीक है, और बाबर निरंतर आपको पता है 1526 बैटल ऑफ पानीपत, 1527 बैटल ऑफ खानवा विद राणा सांगा, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 विथ मेदिनी राय एंड 1529 घाघरा का युद्ध जो कि बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना के साथ में लोदियों के साथ अगेंस्ट लड़ा गया था। तो बाबर को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो हिंदुस्तान में किसी भी तरह की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से विकसित कर पाए। देन अगर हम लोग बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं के टाइम में हुमायूं का सबसे बड़ा कंपटीटर बन के आता है शेर खां, जिसे हम इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो निरंतर हुमायूं जो है, हुमायूं का अगर टाइम पीरियड देखें बच्चों, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बाबर का टाइम पीरियड देखती हूँ तो 1526 से लेकर 30 तक रहता है। ठीक है, फिर अगर हुमायूं की बात करूं तो हुमायूं का जो शासन पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो 2 बार है। क्या कब है? एक है 1530 से लेकर 40 तक और एक है 1555 से लेकर 56 तक। ठीक है, 1555-56 आप मान सकते हो, 56 में उसकी वापस से री एंट्री होती है। तो बाबर और हुमायूं के पास में न तो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, दूसरा देखो बाबर का तो मैंने आपको एक रीजन बता दिया कि वो निरंतर युद्ध में रहता था, इसी वजह से उसके पास में पर्टिकुलर उसको टाइम नहीं मिला। लेकिन हुमायूं के साथ क्या था? हुमायूं जो है 10 ईयर्स तक अपने, सबसे पहली चीज तो हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के साथ में बांट दिया था। अच्छे से पता है, उत्तर की तरफ हुमायूं, इधर कौन था? कामरान, इधर कौन है? हिंदाल, ठीक है, इधर कौन है? अस्करी। तो इस तरह से उसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था। और जब साम्राज्य को बांट दिया और आप अलग अलग तरीके से अगर लोग इसके ही भाई शासन प्रशासन संभाल रहे हैं, तो आप एक सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम है उसको कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज थी बाबर और हुमायूं के टाइम में कि कभी भी प्रांतीय व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई। उस समय साम्राज्य केवल जागीरों में बटे हुए थे। मानक प्रांतीय प्रशासन के विकास का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो हु इज दिस? अकबर। ठीक है, 1580 में सम्राट अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया गया। सूबे को प्रमुख अधिकारी को सूबेदार, प्रांतीय दीवान, प्रांतीय बख्शी, प्रांतीय सद्र एवं कोतवाल थे। ठीक है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रांतों को, सूबों को प्रांतों में विभाजित करने का कार्य जो किया वो किसने किया? अकबर ने किया। और जिस तरह से सूबों, यानी कि आप ये समझो कि अकबर के टाइम में अकबर का पूरा साम्राज्य जो है किसमें विभाजित था? सूबों में। ठीक है, और सूबों को विभाजित किया किसमें? प्रांत में। ठीक है, सरकार, फिर आप आगे आगे देखोगे प्रांत को सरकारों में, सरकारों को फिर परगनों में, ऐसे विभाजित किया गया था। जैसे हम लोग आज इंडिया में देखते हैं, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया स्टेट्स में क्या है? डिवाइडेड है। स्टेट्स किस में डिवाइडेड है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट जोन पे, जोन किस में? विलेज में। तो ये सारा जो देखते हैं हम लोग कहीं ना कहीं अकबर के प्रशासन के टाइम पीरियड के ही कुछ पॉइंट्स है जिसे हम लोग आज तक समझते हैं। अकबर के शासन के प्रारंभ में सूबों की संख्या कितनी थी बच्चों? 12। उसके शासन के अंतिम वर्षों में सूबों की संख्या 15, जहांगीर के समय 17, शाहजहां के समय 18 और औरंगजेब के समय कितनी हो गई थी? 20। तो आप मोटा मोटा रूप लेकर चल सकते हो कि मुगल कालीन प्रांत कितने भागों में? तो 12 से लेकर 20 सूबों में, बड़े बड़े सूबों में क्या थे? ये विभाजित थे। ओके, ये चीज हमने बात कर दी। अब देखो सूबों का मेन जो होता था उसको क्या बोला जाता था? सूबेदार। जैसे आज हम लोग बोलते हैं हमारा जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर स्टेट का, है ना, तो वैसे ही उस टाइम कौन होता था? सूबेदार होता था। यह प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी था। इसे प्रांत के संपूर्ण सैन्य व असैन्य अधिकार प्राप्त थे। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा स्टेट लेवल पे हर तरीके के कार्य को करने के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी होती थी? सूबेदार की। तो मेन पॉइंट आपको क्या समझना है कि सूबेदार होता था सबसे पहले। इसे सूबेदार, नाजिम या सिबे सलार यानी कि गवर्नर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप अगर फ्यूचर में बुक्स में, टेक्स्ट बुक में अगर पढ़ते हैं कि नाजिम होता था, सिबे सलार होता था या सूबेदार, तो दीज ऑल वर्ड्स आर सेम।
ठीक है, ये एक ही व्यक्ति हुआ करता था जिसे बोला जाता था सूबेदार। प्रांतीय दीवान कौन होता था? यह प्रांत में अर्थ विभाग का, यानी कि एक तरह से बोल सकते इकोनॉमिस्ट होता था, का संचालक होता था। इसका प्रमुख कार्य आय व्यय का लेखा जोखा रखना और राजस्व संबंधी मुकदमों का निर्णय करना होता था। तो प्रांतीय दीवान जैसे बोल सकते हैं आज के हमारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं पूरे के पूरे जो रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप करते हैं, देखते हैं, वो है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में। 2 पोस्ट हो गई आपकी, पहले सूबेदार और सेकंड प्रांतीय दीवान। अगर आगे बात करें तो प्रांतीय कोतवाल, ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरी पोस्ट कौन सी थी? प्रांतीय कोतवाल। प्रांत के प्रमुख नगरों और राजधानियों की सुरक्षा, पुलिस प्रबंधन, इनका क्या काम होता था? नगर राजधानी सुरक्षा एवं पुलिस प्रबंधन के लिए कोतवाल नाम का विशेष अधिकारी होता था। यह नगर पुलिस का क्या होता था? प्रधान होता था। जैसे हम लोग आज बोलते हैं जिला कलेक्टर, है ना, तो उस तरह का कार्य किया करते थे। फिर कौन होता था? प्रांतीय बख्शी, सूबे की सेना का देखभाल करने वाला। फिर बाकिया नविस, सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान। तो बेटा देखो, इसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं है, इसको बस आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको 2 से 4 बार आप याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, अब तीसरा हम लोग पकड़ते हैं जिला शासन व्यवस्था। मुगल प्रशासन में सूबों को जिला और सरकारों में बांटा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन को आप अंडरलाइन कर देना कि मुगल प्रशासन में जो सूबे होते थे उनको सरकार में, एक तरह से बोल सकते हैं सबसे पहला कौन हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया मुगल, ठीक है। मुगल प्रशासन जो है कैसे विभक्त था, तो उसका चार्ट आपको याद रखना है कि मुगल प्रशासन पहले किस में विभक्त था? सूबों में। किस में विभक्त था? सूबों में। सूबों को और अन्यत्र किस में बांटा गया था? सूबों को जिला या सरकार में। किस में बांटा गया था? सरकार में। और आगे आज जाके देखोगे कि सरकार भी किस में विभक्त थी? परगनों में। किस में विभक्त थी? परगनों में। और परगनों से नीचे जो आता था वो था ग्राम। क्या था? ग्राम। तो ये जो चार्ट मैंने आपको अभी स्क्रीन पे बनाया, ये आपको याद रखोगे तो आपको हर स्तर पे पता चल जाएगा कि केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतीय प्रशासन, फिर जिला प्रशासन, फिर परगना प्रशासन, देन ग्राम स्तर। तो जिला शासन व्यवस्था मुगल प्रशासन में सूबों को जिला या सरकार में बांटा गया था। यहाँ की प्रमुख अधिकारी को फौजदार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? फौजदार। और अगर मैं अभी पूछूं आपको, सूबे के प्रमुख अधिकारी को क्या बोला जाता था? सूबेदार। ओके, तो यहाँ का कौन हो गया? सरकार का या जिले का फौजदार। उसके अलावा अर्थ विभाग का क्या होता था? अमल गुजार। आपको देखो 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता था, जा सकता है कि फौजदार और अमल गुजार कौन होते थे? सीधा सीधा लिखना है कि फौजदार जो होता था सैन्य प्रमुख होता था, अमल गुजार जो है वो क्या होता था? अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। अमल गुजार को करोड़ी भी कहा जाता था, जो कि बतीकची व खजानदार के माध्यम से कार्य। अब देखो खजानदार कौन होता है? जैसे आज के क्लर्क होते थे, बतीकची। ये वर्ड आपको याद रखना है कि क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है बच्चों वो कौन से? फारसी उर्दू मिक्स्ड है। फिर अब ग्राम प्रशासन का क्या होता था? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी? ग्राम। एज इट इज हमको पहले से ही पता है कि किसी भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? गांव होती है। गांव का प्रशासन मुकद्दम, पटवारी व चौकीदार देखते थे। कौन देखते थे? मुकद्दम, चौधरी, पटवारी या चौकीदार देखते थे। ग्राम प्रधान को खुद मुकद्दम या चौधरी के नाम से जाना। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको कि हु इज मुकद्दम, हु इज चौधरी। तो आपको याद रखना है कि मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो होती थी ग्राम। गांव का प्रशासन मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार देखते थे, और गांव प्रधान को खुद मुकद्दम या चौधरी के नाम से भी जाना जाता था। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मुगल प्रशासन के एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, मुगलकालीन सेना की। किसकी बात करते हैं? मुगलकालीन सेना की। मुगल सेना दशमलव प्रणाली पर संगठित। दशमलव प्रणाली मतलब समझते हो? 0 1 0 0 फिर 1 0 0। बात आ रही है समझ में? तो इस तरह से चलती थी। तो मुगल सेना दशमलव प्रणाली पर संगठित थी, जिसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, भारतीय मुसलमान, मराठों को सम्मिलित किया गया था। मुगल में अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक होते थे। मुगलकालीन सेना विभिन्न भागों में बटी हुई थी। पहली सेना कौन सी थी? घुड़सवार सेना। कौन सी सेना थी बच्चों? घुड़सवार। और सेकंड कौन सी थी? पैदल सेना। घुड़सवार और पैदल समझाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के सैनिक होते थे। पहले बरगीर, जिन्हें घोड़े, अस्तबल और शस्त्र राज्य की ओर से मिलते थे, और सिलेदार, जो अपने शस्त्र और घोड़े स्वयं लाते थे। 2 तरह के घुड़सवार हो गए। पैदल सेना भी 2 भागों में बढ़ती थी, एक तो बंदूकची और एक शमशीरबाज। एक जना तो क्या रखता था? बंदूकों को लेकर चलता था, और एक तलवारों को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट, मुगलकालीन सेना को 2 भागों में बांटा गया था। मुगलकालीन सेना में कौन कौन होते थे तो आपको अच्छे से याद रखना। अफगानी लोग थे, भारतीय मुसलमान थे, मराठा थे,
ईरानी थे, तुरानी थे, ये उनकी सेना के सारे जो सोल्जर्स होते थे वो उनका कंट्रीब्यूशन होता था। घुड़सवार सेना और पैदल सेना, ये भी दो दो भागों में बटी हुई है, मैंने बता दिया। एक बर्गी, सिलेदार। बर्गी कौन होता था? जिन्हें घोड़े, अस्तबल और शस्त्र राज्य की ओर से मिलते थे। वो सिलेदार, सिलेदार वो घुड़सवार होते थे जिनके शस्त्र और घोड़े स्वयं वो खुद खरीद कर लाते थे। पैदल सेना कौन, कितने भागों में? दो। एक पैदल सेना बंदूकों को लेकर चलती थी और एक शमशीर यानी कि तलवार को लेकर चलती थी। ओके, तो आज हम लोगों ने बात की है मुगलकालीन प्रशासन की, जिसमें हम लोगों ने बात की केंद्रीय प्रशासन की, प्रांतीय प्रशासन की, और इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती थी। ये आपको एज इट इज बच्चे याद रखनी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।